तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रोहित भंडारी स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका इंग्लिश में नाम है, हिंदी में इसका ये नाम है। हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है बच्चों, तो आज बिल्कुल मज़ा आने वाली है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात कि नोट्स मैंने बना रखे हैं, नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा इस यूट्यूब चैनल में। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बहुत आसान नोट, बहुत सरल भाषा में नोट्स बनाए। आप अगर एक बार देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और दूसरी बात, जहाँ तक मुझे लगता है आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि हम इस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ने वाले, इतने अच्छे से समझने वाले हैं कि हम अपनी डेफिनेशन को खुद क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, हम अपने क्या कर रहे होंगे, जो भी चीज़ हम समझेंगे हम खुद से बनाएंगे अब चीज़ों को। कहीं डेफिनेशन नोट्स वगैरह की ऐसे खासा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, कहीं कहीं पे पड़ेगी, पर इतनी भी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे होंगे, चीज़ों को खुद से क्रिएट कर रहे होंगे। सुनने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा किसी को थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा, पर ऐसा सच में है। ठीक है बच्चों, तो हम करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और मज़ा आने वाली है, इसलिए इसको पूरा देखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट चैप्टर से। अब फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जब भी हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो उस चैप्टर का नेम है हमें बहुत कुछ बता देता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहले इस चैप्टर के नेम से बहुत कुछ समझ आते हैं हम यहाँ पे। तो रासायनिक वर्ड समझेंगे, उसके बाद अभिक्रिया का समझेंगे। रासायनिक का मतलब क्या है, रासायनिक को समझने से पहले एक बार हम भौतिक को समझ लेते हैं। तो हम भौतिक और रासायनिक क्योंकि एक ही साथ होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास भौतिक, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक क्या होता है हमारे पास, भौतिक परिवर्तन होता है जो हमने 9th क्लास में पढ़े हैं। और एक क्या होता है हमारे पास, रासायनिक परिवर्तन। और एक कैसा परिवर्तन होता है हमारे पास, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। रासायनिक का मतलब ये और भौतिक हम समझ रहे हैं। तो देखो, ऐसे परिवर्तन, तो इसको मैं यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, समझिएगा आप। ऐसे परिवर्तन जिसमें हम पदार्थ को पहले जैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन जिसमें हम पदार्थ को पहले जैसा प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि जैसे उसकी पहले वाली फॉर्म है। एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, बर्फ़ से हम क्या कर सकते हैं, एक बर्फ़ होती है, बर्फ़ से हम क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। फिर मैं इस पानी को ठंडा करके क्या कर सकता हूँ, बर्फ़ बना सकता हूँ। हाँ, आराम से, सॉरी। तो मैं इस पानी को फिर से बर्फ़ बना सकता हूँ। देखो, जो भी पदार्थ मेरे पास था मैंने उसको बदला, वो क्या, कुछ नया बन गया। ठीक है, बर्फ़ से पानी बन गया, फिर इस पानी को बर्फ़ बनाया जा सकता है। तो ये क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हो। मतलब जहाँ पे पदार्थ को पहले जैसा मैं बना सकता हूँ, ठीक है, पहले जैसी अवस्था में ला सकता हूँ, उससे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चीनी पानी का घुलना, एग्जाम्पल यहाँ पे एक और, चीनी पानी का घुलना। अब मैं जब क्या करता हूँ, चीनी को पानी में घोलता हूँ। ठीक है बच्चों, जब चीनी को पानी में मिक्स करता हूँ तो चीनी पानी मिक्स हो गया पूरा। अब मैं उस चीनी को दोबारा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, पानी को अगर मैं हीट करूँगा, अगर मैं उस पानी को उबालूंगा तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा और चीनी क्या रह जाएगी, नीचे रह जाएगी। तो फिर से मैंने किसको प्राप्त कर लिया, चीनी को। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें मैं पदार्थ को पहले जैसा प्राप्त कर सकता हूँ उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब अगर ये भौतिक परिवर्तन है तो रासायनिक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएंगे, ऐसे परिवर्तन जिसमें हम पदार्थ को पहले जैसा प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसमें क्या आ जाएगा, नहीं वर्ड आ जाएगा। ठीक है, कि हम जिसमें पदार्थ को पहले के जैसा प्राप्त नहीं कर सकते, वो कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। एग्जाम्पल में लेता हूँ यहाँ पे, दूध से दही बनना। ठीक है, दूध से दही बन गई, मान लेते हैं हम दूध से दही बन गई, बनती है दही। तो जब दूध से दही बन जाती है, क्या दही से दूध दोबारा बन सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दही से कभी दूध नहीं बन सकती दोबारा से। तो ये कैसे हुए, रासायनिक, जिसमें कुछ नया पदार्थ बन गया और उसको हम पुराने जैसा नहीं बदल सकते दोबारा। ठीक है, जिसको हम पुराने जैसा नहीं बदल सकते वो क्या है हमारे पास, रासायनिक परिवर्तन होगा। खाना पचना, खाना पचना। ठीक है, हमारे पेट में खाना पच गया मान लेते हैं, तो हम जब खाने को पचा लेते हैं तो दोबारा उस खाने को बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, ऐसे परिवर्तन होते हैं रासायनिक जिसमें हम पदार्थ को पहले की अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो कैसे परिवर्तन होंगे, रासायनिक परिवर्तन होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम किस वर्ड को समझते हैं यहाँ पे, अभिक्रिया। अब किस वर्ड को समझते हैं यहाँ पे, अभिक्रिया। दूसरा वर्ड है अभिक्रिया। तो इसको देखो, अभिक्रिया वर्ड। अब देखो अभिक्रिया क्या होता है, अभिक्रिया हमारे ना चारों तरफ चल रही है। अभिक्रिया जो हमारे चारों तरफ अभिक्रियाएं चलती रहती है, इसको समझना कैसे कि अभिक्रिया क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखो ऐसे, मैं यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन लिखता हूँ, उसको समझते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ, पदार्थों का, इन सब के मैंने नोट्स भी आपको दे रखे हैं, तो आप ऐसे घबराइए मत कि मैं इतनी खतरनाक लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। आप सब यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ और मैं आपको नोट्स भी दूंगा। पदार्थों का टूटना व जुड़ना। ठीक है, पदार्थ जब टूटते हैं और जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, सॉरी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सिर्फ अभिक्रिया को अगर हम लें तो वो क्या होती है, पदार्थों का टूटना व जुड़ना क्या कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे से हमें समझ आती हैं चीज़ें। ठीक है, जैसे कि हम कर रहे थे, चीनी पानी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखा था। ठीक है, चीनी पानी यहाँ पे घुल चुकी है, अभिक्रिया तो कैसी भी हो सकती है, भौतिक और रासायनिक। चीनी पानी घुल गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, चीनी
और पानी आपस में घुल गए, ठीक है, चीनी पानी घुल चुके हैं। तो यहाँ पे चीनी और पानी क्या होगा, आपस में जुड़ गए, तो तभी तो क्या होगा, चीनी पानी बन गया मिलके, ठीक है। चीनी और पानी आपस में घुले और क्या बन गया, वो चीनी पानी बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चीनी और पानी आपस में जुड़ गए, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हुआ, जुड़ना। तो ये भी क्या हुआ, एक अभिक्रिया भी, पदार्थों का जुड़ना, पदार्थ चीनी और पानी वो जुड़ गया, बनी चीनी पानी बन गया। तो जुड़ना और टूटना, और टूटने का एग्जाम्पल जैसे क्या लिख सकते हैं, खाने का पचना, ठीक है। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था खाने का पचना। अब जैसे हमारे पेट में खाना पच जाता है तो वो क्या होता है, पेट में जाके खाना नॉर्मली पेट में जाता है, उसके बाद टूटने लगता है, पचता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टूटना। खाना हमारे पेट में जाके टूटता है, तो वो भी क्या भी एक अभिक्रिया भी, ठीक है। खाना हमारे पेट में पचता है, इसका मतलब टूटता है घर वहाँ पे। अब खा तो हम कुछ भी सकते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल चावल कुछ भी खाते हैं, तो सब क्या होता है, पेट में जाके टूट जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे खाना टूटता है। तो पदार्थों का टूटना व जुड़ना क्या कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। तो आई होप आपको रासायनिक और अभिक्रिया इन दोनों वर्डों से कुछ समझ आया होगा। अब हम चैप्टर पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या उस चैप्टर में दिया गया है हमें, ठीक है बच्चों। देखो अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। जब हम नॉर्मली गर्मियों में क्या करते हैं, दूध को खुला छोड़ देते हैं तो वो फट जाता है, दही बन जाती है उससे। फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको दूध वापस नहीं बना सकते। तो कैसा परिवर्तन हो, रासायनिक। लोहे का तवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए, जब लोहे को नमी में छोड़ दिया जाता है तो क्या लग जाता है उस पर जंग, और जंग से दोबारा लोहे को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अंगूर का केड़वन होना, अंगूर का केड़वन हो जाता है, ये भी आपको मैं बताऊंगा जब हम इस पे पहुंचेंगे। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन पकाया जाता है, अगर एक बार भोजन बन गया तो उसके बाद भोजन को पुनः पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है बच्चों। नॉर्मल आज हमने घर में खाना बना दिया तो उसको हम, आज कोई भी सब्जी बन गई तो उसको मैं दोबारा सब्जी के रूप में नहीं ला सकते जो पहले वाली थी, ठीक है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, एक बार खाना हमारे पेट में जाके पच गया तो मैं दोबारा उस भोजन को बाहर नहीं ला सकता। हम सांस लेते हैं, एक बार जो मैंने ऑक्सीजन अपने बॉडी में ली, एक बार जो मैंने ऑक्सीजन ली, सांस ली, तो उसके बाद मैं उस ऑक्सीजन को दोबारा बाहर नहीं निकाल सकता। निकलेगी तो क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है बच्चों। तो 6 परिवर्तनों के बारे में यहाँ पे बताया गया। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, और मैंने अभी बता दिया आपको, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन मैंने आपको इस वीडियो में भी बता दिया है, ठीक है बच्चों। तो प्रकृति और पहचान क्या हो जाती है, बदल जाती है। जो परिवर्तन थे, कुछ ना कुछ प्रकृति बदल गई उनकी, कुछ ना कुछ पहचान बदल गई। पहले दूध का स्वाद कुछ रहा होगा, दही बन के वो क्या होगा, खट्टा हो गया, तो उसके पहचान प्रकृति सब बदल जाते हैं, ठीक है बच्चों। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं, जिसमें पदार्थ को पहले जैसा प्राप्त नहीं कर सकते, तो जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है। हमें अब कैसे, जरूरी ये सिर्फ बोल सकते हैं, ठीक है, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं, एक्चुअल में ऐसा है नहीं। हम आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, तो अभी हमें पता नहीं है कि वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, कुछ ना कुछ हमें सिम्टम्स तो दिखाई देंगे, जैसे कोविड के सिम्टम्स थे तो हमें कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया भी है, ठीक है। कुछ सिम्टम्स होंगे, उसके कुछ कारण होंगे कि जब हमें पता चले कि एक रासायनिक अभिक्रिया है, होती क्या रासायनिक अभिक्रिया। इन सब प्रश्नों के उत्तर हम कुछ क्रियाकलाप से करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बोला रासायनिक वर्ड को, तो ये मैंने आपको यहाँ पे नोट्स दिए, देखिए, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एग्जाम्पल्स के साथ, और अभिक्रियाएं, ठीक है बच्चों। ये रहे अभिक्रियाएं, आप इनकी स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पे एक परिवर्तन देख लेते हैं। ये सावधानी है, इसमें आपको कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी। सीधा परिवर्तन में आते हैं। लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको साफ कर लेना है। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रेड लैंप या बर्नर से इसका दहन कीजिए। किसी से भी चीज़ से, आप लाइटर वगैरह, माचिस, किसी से भी कर सकते हैं। लैब में तो हमारे पास स्प्रेड लैंप होती है, बर्नर होता है, तो हम वहाँ उसकी हेल्प से करते हैं। तो इसको क्या करना है, दहन करना है, इसको जलाना है। दहन का मतलब होता है जलाना, तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कीजिए। कुछ ना कुछ राख बनेगी हमारे पास, उसको हमें क्या करना है, वॉच ग्लास में इकट्ठा करना है। अब देखो ये रासायनिक परिवर्तन क्यों है, क्योंकि राख को हम पुनः वैसे नहीं बना सकते, ठीक है। अगर एक बार राख बन गई किसी भी चीज़ की तो हम उसको पहले जैसा पदार्थ नहीं बना सकते। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से दूर रखें। अब आपने क्या पाया, आपने क्या परीक्षण किया, ठीक है। तो अब देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिला है यहाँ पे, तो समझते हैं इस रिजल्ट को। देखो, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। मैग्नीशियम रिबन जलता है, किसके साथ, सफ़ेद लौ। पर एक बात आप खुद से सोचो कि जब हम आग को जलाते हैं तो कैसी होती है, या तो आग पीली होती है, लाल होती है, नॉर्मली पीली या लाल होती है। और एलपीजी घरों में जो सिलेंडर जलते हैं हरी होती है, नीली टाइप होती है थोड़ा सा। तो सफ़ेद लौ तो हमने आज तक, मतलब फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कि सफ़ेद, ऐसा क्यों हुआ।
कि वो जो लौ थी, जो आग थी वहाँ पे वो सफ़ेद टाइप की क्यों हुई, ठीक है। और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन होता है, और जो हमें राख मिलती है वो कैसे मिलती है, सफ़ेद चूर्ण में मिलती है। और हमें जो राख मिलती है क्यों मिलती है, सफ़ेद चूर्ण में मिलती है, ठीक है बच्चों। तो देखो अब इसमें क्या बोलता है कि यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। जो हमें राख मिली है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ऑक्साइड वर्ड, मैग्नीशियम तो हमें पता था, हमने मैग्नीशियम को जलाया। ये ऑक्साइड कहाँ से आया, ऑक्साइड से आप कुछ समझ रहे हैं, ऑक्सीजन, क्या समझ रहे हैं, ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे हमने चीनी और पानी मिलकर चीनी पानी बना, यहीं पे जब हमने मैग्नीशियम को जलाया तो उसके साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है बच्चों। तो इसको देखो, जब हमने क्या किया, मैग्नीशियम को जलाया तो उसके साथ हमें कौन मिल गया यहाँ पे, तो मैग्नीशियम को जब हमने जलाया तो उसके साथ हमें कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, ठीक है। तो उसके साथ किसने क्या हो गया, ऑक्सीजन आके जुड़ गया, जुड़ने का मतलब प्लस हो गया, जुड़ गया। और उसने क्या बना दिया यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन तो कहाँ उपस्थित होता है, वायुमंडल में उपस्थित होता है। तो देखो जब मैग्नीशियम को हमने जलाया तो उसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया, और जुड़ने को क्या बोलते हैं, किसी भी पदार्थों को जुड़ना क्या कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है बच्चों। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा, अब देखो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो सफ़ेद लौ क्यों चमकती है, ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, मैग्नीशियम के साथ आके जुड़ जाता है, अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं, R=2 का, ठीक है बच्चों। तो मैग्नीशियम क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ा, और ये क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एक रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोला जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यार ये तो पूरी रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, पर हम तो कुछ समझे नहीं, डेफिनेशन कैसे बनानी है। तो देखो क्या बोला मैंने अभी आपको, यह है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और यहाँ क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कुछ नया पदार्थ बना। ये क्या थे, पदार्थ थे, और ये कुछ क्या हो गया, अभिक्रिया क्या होती है, टूटना या जुड़ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, पदार्थ थे। तो देखो टूटना और जुड़ना, टूटने के लिए तो कोई एक पदार्थ भी काफ़ी है, और जुड़ने के लिए दो पदार्थ चाहिए हमें। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि जब एक या उससे अधिक पदार्थ टूटकर या जुड़कर, जब इसी से समझो ना, जब एक या उससे अधिक पदार्थ टूटकर या जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब एक या उससे अधिक पदार्थ क्या हो रहे थे, यहाँ पे एक या उससे अधिक पदार्थ हो रहे थे, ठीक है, जुड़कर या फिर टूटकर, मतलब जुड़कर और टूटने का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया करना। जुड़कर और टूटकर का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया करना, ठीक है। तो जब एक या उससे अधिक पदार्थ टूटकर या जुड़कर मतलब कि अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया आई होप आपको समझ आया होगा, कि जब एक या उससे अधिक पदार्थ जुड़कर या टूटकर मीन्स अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है। जो भी पदार्थ के लेते हैं, ये एक अभिक्रिया हो गई, ये पूरी क्या हो गई, एक अभिक्रिया हो गई। जिन भी पदार्थों ने अभिक्रिया में भाग लिया, अब इसमें भाग किसने लिया, अभिक्रिया से पहले रहे होंगे, जो इन दोनों ने क्या लिया, इन दोनों ने इसमें भाग लिया, तो इनको क्या बोला जाता है, अभिकारक। क्या बोला जाता है इनको, अभिकारक। तो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। और एक जो नया पदार्थ बनता है अभिक्रिया के बाद, जो एक नया पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो उसे कहते हैं अभिकारक, जो क्या करता है, हमारा क्या लेता है, अभिक्रिया में भाग लेता है, और अभिक्रिया के बाद जो एक नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। और पूरी रासायनिक अभिक्रिया समझ आ गई, कि जब एक या उससे अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके, मतलब कि टूट कर या जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जो पदार्थ क्या होते हैं, जुड़ रहे थे या टूट रहे थे, वो कौन है, अभिकारक है। मतलब कि जो अभिक्रिया कर रहे हैं वो कौन है, अभिकारक। और अभिक्रिया करने के बाद जो मिल रहा है वो कौन है, उत्पाद। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जब एक या उससे अधिक अभिकारक, क्योंकि पदार्थ की बात हो रही थी, कौन से पदार्थ हैं जो क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, वो कौन है, अभिकारक। तो जब एक या उससे अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ, वो नया पदार्थ कौन होता है, उत्पाद होता है। तो जब एक या उससे अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको ये रासायनिक अभिक्रिया समझ आई होगी, और आप खुद से डेफिनेशन क्रिएट करने लग रहे होंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है भाई, नया हुआ है, सीखने को मिला कि कैसे हमने वो चीज़ को बनाया। एक नॉर्मली एक रिएक्शन से ही हमने पूरी डेफिनेशन ही निकाल दी, ठीक है। अब देखो इसका आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दे रहा है। ये दो क्रियाकलाप और हैं, इनको हमें इतना यूज़फुल नहीं है, तो हम इसको आगे पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब मैंने आपको बताया ना, कुछ सिम्टम्स होते हैं ना, कि कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो देखो, जब अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा, जब क्या जाएगा, अवस्था में परिवर्तन आएगा। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था कितनी होती है, 3 टाइप की होती है, ठोस, द्रव, गैस, लिक्विड, सॉलिड और
गैस फॉर्म होती है। जब तीनों में से किसी फॉर्म में परिवर्तन आ जाए तो क्या हो जाएगा, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन, जैसे कि हमने देखा ना यहाँ पे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में रंग बदल गया, सफ़ेद कलर का हो गया, तो वो एक रंग में परिवर्तन हो गया। गैस का निकास और उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना और निकास का मतलब होता है कमी होना। तो जब गैस निकलती है या फिर गैस की हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उससे तब हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और तापमान में, टेम्परेचर में जब परिवर्तन होगा तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये चार क्या हैं, सिम्टम्स हैं उसके। हम किस आधार पर बोल सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया है, इन चारों आधार पर बोल सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। अब इस लाइन का मतलब समझो कि वो उसने कहा कि हम जब भी हम वातावरण में देखते हैं चारों ओर, तो क्या होती है, अभिक्रियाएं हो रही हैं। अब जब भी अब कल से हम स्कूल जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, बाहर निकलेंगे घर से, तो हम क्या देख रहे हैं, उसने बोला चारों ओर हो रही है। तो चारों ओर कैसे हो रही हैं, देखो भाई, हम सबसे पहले तो हम सांस ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन की और हमारी बॉडी में आके जुड़ रही है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, इसको हम क्या निकालें, बाहर भी निकाल रहे हैं। इसका मतलब हमारी बॉडी से टूट रही है। तो मैंने अभी बोला ना, जुड़ना और टूटना, या हमारी बॉडी में आगे क्या हो रही है, जुड़ना, ये जुड़ रही है और ये बाहर जा रही है, टूट रही है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक अभिक्रिया तो हमारे साथ चल ही रही है, ठीक है। इसके बाद देखो, अभी जब हम हवा चलेगी तो हम क्या बोल सकते हैं, अरे यहाँ तो हाइड्रोजन भी उड़ रही है, अरे कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही है, ऑक्सीजन भी जा रही है। तो ऐसे केमिस्ट्री को समझना है, इस तरीके से केमिस्ट्री को समझना है कि हमें अपने चारों तरफ देखना। अरे पानी है, पानी को हमने आटे में मिला दिया, अरे दोनों तो मिक्स हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गए, अभिक्रिया हो गई, जुड़ गए दोनों चीज़ें, ठीक है। कहीं पे कुछ टूट गया, ठीक है, कहीं पे मैं पानी को उबाल रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी उबल रहा है, तो वो भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, एक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो हमारे चारों ओर वातावरण में अभिक्रिया होने का यही अर्थ समझाया गया है, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे का क्या टॉपिक है, आगे का टॉपिक कहता है कि रासायनिक समीकरण। क्या कहता है, रासायनिक समीकरण। मैं आपको पहले रासायनिक समीकरण समझा देता हूँ अच्छे से, इसका मतलब क्या है, क्यों इसकी क्या है। अब देखो, जब हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, जब आपने खुद देखा होगा, जब हमने यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बारे में देखा, तो क्या था एक रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे क्या रासायनिक अभिक्रिया भी, कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम को क्या किया जाता है, देखो उस लाइन को मैं बोलता हूँ, आप समझो कि जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है, यही था ना, कि जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया थी। डेफिनेशन तो हमने पढ़ी है, वो तो हमें समझ आ गई कि हाँ होता है ऐसा है। पर यहाँ पे जो अभिक्रिया हुई उसको मैंने बोला कि जब मैग्नीशियम को क्या किया जाता है, वायु में जलाया जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, मतलब जुड़ जाती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो अब इतनी बड़ी क्या हो गई, ये बात हो गई, जो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ये क्या हो गई, एक बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया। अब ऐसी कितनी अभिक्रियाएं हो रही है इस पृथ्वी में, बहुत सारी हो रही है। तो साइंटिस्ट के सामने क्या पड़ गई, एक चुनौती आ गई, मतलब एक समस्या आ गई कि अब इतनी सारी चीज़ों को हम कैसे लिखें भाई, ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा, इसमें वेस्ट हो जाएगा, हमारा टाइम भी क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला इसको कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई, बहुत बड़ी हो गई। तो अब आपने खुद देखा होगा, मैंने उतनी बड़ी रासायनिक अभिक्रिया जो बोली खुद से, जो बुक ने दी थी, उसको एक छोटे वर्ड में लिखा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आर इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया को सरल रूप में लिख दिया। क्या लिख दिया, उसको सरल रूप में लिख दिया, ठीक है। किसको लिखा मैंने सरल रूप में, रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है। क्यों लिखा, अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है। क्यों, अगर कोई बोलेगा क्यों लिख रहे हो तुम रासायनिक समीकरण, मतलब क्यों लिख रहे हो तुम रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को ईजी वे में, तो क्यों, हम क्या बोलेंगे, टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैंने तरीका लिखा, हमें पता था मैग्नीशियम ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, तो मैंने जुड़ने के लिए लगाया प्लस साइन, और एक नया पदार्थ बन रहा है तो मैंने लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए और आर इक्वल टू का साइन दिखा दिया। ऐसी अभिक्रियाओं में बराबर का साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है बच्चों, आर इक्वल टू का साइन लगता है यहाँ पे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आर इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उतनी बड़ी डेफिनेशन को मैं, उतनी बड़ी चीज़ को, एक लाइन थी, एक वर्ड थी, पूरे सेंटेंस था, उसको मैंने एक छोटे से रूप में डिनोट कर दिया। कैसे रूप में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आर इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर से देख लो, नहीं तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हो रहा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आर इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। उतनी बड़ी जो बात थी उसको मैंने एक छोटे से सेंटेंस में क्लियर कर दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो, तो रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण मैंने क्या बनाई, ये चीज़ क्या हुई, एक रासायनिक समीकरण है, ये क्या बना, एक रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया को सरल रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण है। कितना ईजी लैंग्वेज थी, कितनी ईजी भाषा में समझे ना आप लोग, कि रासायनिक अभिक्रिया इतनी बड़ी है तो उसको क्या करना है, सरल रूप में लिखना। तो रासायनिक अभिक्रिया को
सरल रूप में लिखना, किस रूप में लिखना, सरल रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आज से आयो आपको रासायनिक समीकरण समझ आ गया होगा कि हम रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत बड़ी है, रासायनिक अभिक्रिया को सरल रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसको आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो हमने 1.1 क्रियाकलाप की थी मैग्नीशियम वाली, उसकी देखो उसमें क्या बोल रहा है, उसका अगर हम एक विवरण लें कि जब मैग्नीशियम की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इतना बड़ा वो क्या था, सेंटेंस था। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा था, जो मैंने कहा कि काफ़ी लंबा जा रहा था, ठीक है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है, संक्षिप्त मतलब सरल रूप में। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। तो हमने लिख दिया क्या, शब्द समीकरण, हमने शब्दों के रूप में लिख दिया इनको, ठीक है। तो वही बात हो गई कि रासायनिक अभिक्रिया को सरल रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे खुद से उसने बता रखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में जुड़े और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, जो कि मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़े और उन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद की बात भी की गई है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया के बाद एक नया पदार्थ बन रहा है वो कौन है, उत्पाद, ठीक है बच्चों। तो अब देखो अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक को ऐसे मत समझना है कि जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, सिर्फ इतना समझो अभिकारक जो क्या ले रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, वो सिर्फ क्या है, अभिकारक है, ठीक है। और इससे एक नया पदार्थ बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना था, तो जो अभिक्रिया के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, एक नया पदार्थ का जो निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे उत्पाद कहते हैं। और जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है, ठीक है बच्चों। तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। तो तीर का निशान हमने लगा रखा है, मैंने आपको समझाया था कि तीर का निशान लगाना है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अभिकारकों के बीच योग का प्लस का साइन लगाकर, चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। तो अभिकारक हमको पता है कि जो क्या लेते हैं, एक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो कौन है, अभिकारक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। और उनके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। ऐसे अगर हमें एक से अधिक उत्पाद मिलता है तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, जब हमें एक से अधिक उत्पाद मिलेंगे। और उत्पाद कौन होता है, जो एक नया पदार्थ हमें मिलता है। यहाँ पे इसी प्रकार बोला कि इस प्रकार उत्पादों के बीच भी प्लस का साइन लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। अब हमें पता है ये कौन सी ओर है, बाईं, और ये कौन है, दाईं ओर, ठीक है। सिर्फ इतना बताया गया है। और तीर का निशान लगाया जाता है, तीर का निशान हमें पता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, देखो आगे पढ़ो, रासायनिक समीकरण लिखना। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आर इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, पर ये जो मैंने सरलतम रूप लिखा ये भी क्या हो गया, थोड़ा लंबा हो रहा है। एक हिसाब से ये भी क्या हो रहा है, लंबा। ऐसे तो बहुत बड़े क्या हो जाएंगे, तत्व बन जाएंगे, बहुत सारे यौगिक बन जाएंगे, उनको लिखना क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर से साइंटिस्ट के सामने क्या हो गई समस्या, उन्होंने अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इनको और सरलतम विधि में लिखना है, ठीक है। तो ठीक है, रासायनिक समीकरण जो हम क्या लिखें, रासायनिक अभिक्रिया, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को, इसको समझना आपने, प्रतीकों का उपयोग करके, किसका, प्रतीकों का। अभी तक तो हम किसका उपयोग कर रहे थे, शब्दों का, ठीक है, शब्द लिख दिए थे हमने। अब हम क्या करेंगे, प्रतीकों का उपयोग करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, और सरल रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, और सरल रूप में लिख सकते हैं। आप ऐसे कुछ वो मत समझना है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये राइटिंग मैंने ऐसी यहाँ पे जल्दबाजी में की है, नोट्स मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों का उपयोग करके हम और इजी वे में लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे प्रतीक क्या होता है, देखो किसी न किसी बच्चे को इतना पता होगा ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है, O2। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन की जगह O2 लिख सकता हूँ। और मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं, प्रतीक करने इनके साइन जो प्रतीक होंगे, मैग्नीशियम को बोला जाता है Mg, और बीच में लगा दो प्लस का साइन जैसे लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा दो R इक्वल टू, सेम टू सेम वही। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, Mg, और यहाँ पे क्या मिल गया, ऑक्सीजन में मिल गया, तो दोनों को जोड़ दो, MgO, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, प्रतीक बना दिए। तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को मैं इतने शॉर्ट तरीके से लिख सकता हूँ। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों का उपयोग करके और सरल विधि से लिखा जा सकता है, ठीक है, और सरल रूप से लिख सकते हैं हम। ये मैंने आपको लिख के बताया कि हमें इनके प्रतीक याद होने चाहिए। मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg, ऑक्सीजन का क्या है O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो MgO। अगर आपको प्रतीक चाहिए तो आपको 5वें चैप्टर में मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। आपके ही बुक के 5वें चैप्टर में क्या है, सारे प्रतीकों के ये यहाँ पे प्रतीक दिए हुए हैं। देखो मैं पहुँच चुका हूँ 5वें चैप्टर में, आप भी पहुँच जाना। पेज नंबर 96 है, ये रहे यहाँ पे प्रतीक आपकी बुक के सारे। हाइड्रोजन को H से डिनोट करेंगे, हीलियम को He से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। आपको लगभग 30 तक याद करना है। कितने तक याद करना है, 30 तक याद करना है, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बताया ना, इस हम प्रतीकों का उपयोग करके और सरल से लिख सकते हैं। देखो
क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है जो हमने शब्द समीकरण समझी थी, इससे भी सरल है कोई। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करना। रासायनिक सूत्र का मतलब प्रतीक क्यों होता है, ठीक है। यहाँ पे रासायनिक सूत्र का मतलब प्रतीक है का उपयोग करके समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है और संक्षिप्त कर सकते हैं हम इसे। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। ये पूरी समीकरण क्या दर्शाती है, एक रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा रही है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को ही हमने क्या लिखा है, सरल रूप में लिखा है, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है, रासायनिक समीकरण होती है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें, पहले हम प्रतीक बना दिए हमने। मैग्नीशियम का प्रतीक था Mg और ऑक्सीजन का प्रतीक था O2, फिर हमें MgO मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इस जो हमारे शब्द समीकरण थी, ये वाली शब्द समीकरण, ठीक है। तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। इस शब्द समीकरण जो मैंने शब्दों में लिखा था, इसको मैंने प्रतीकों के रूप में लिख दिया, तो इसको बोलते हैं प्रतीकों के रूप में लिखना। और हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में प्रतीकों का ही पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम शब्द समीकरण भी बहुत कम पढ़ेंगे, हम किसको पढ़ेंगे, मेनली प्रतीकों को पढ़ेंगे। तो हमें प्रतीकों याद होने चाहिए और नाम भी याद होने चाहिए। अब आप बोलेंगे याद कैसे करना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमको याद हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा यहाँ पे आगे देखते हैं। तीर के निशान के बाईं ओर दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर देखो, यहाँ पे परमाणु कितने, एक, यहाँ पे कितना है, 2, तो टोटल कितना होगा, 1 + 2 = कितना हो गया, 3। यहाँ पे कितने परमाणु है, 1, और इसमें कितना है, O में 1, 1 + 1 = कितना हो गया, 2, ठीक है। तो कुछ डिफरेंस दिखा, इधर 3 हो इधर 2 है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्या दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, तो हमें क्या मिला, नहीं, यहाँ पे दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे संतुलित और असंतुलित की बात की गई है। यहाँ पे इन असंतुलित और संतुलित को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि हमारे साथ जो बच्चे होंगे वो बहुत अच्छे भी होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ एवरेज से कम होंगे। तो सबको हमें साथ लेके चलना है। एक ही दिन अगर सारा बर्डन डाल देंगे, सब कुछ समझा देंगे, तो क्या हो जाएगा, दिमाग में लोड पड़ेगा, चीज़ें नहीं आएंगी समझ में। हमें धीरे धीरे समझ के चीज़ें करनी है, हम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। तो आज हमने इतना समझ दिया। अभी संतुलित और असंतुलित में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है बच्चों। अच्छे से उसको समझेंगे जैसे हमने यहाँ समझा। आई होप आपने किसी भी चीज़ को यहाँ पे रटा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको थोड़ा नोट्स दे देता हूँ, जो रासायनिक अभिक्रिया के नोट्स थे, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया के नोट्स हैं, ठीक है। आई होप पहले तो आप खुद से इसको क्रिएट करने लग गए होंगे। यहाँ पे इतना होने लग गया होगा, धीरे धीरे, सारा भी नहीं होगा अचानक से, धीरे धीरे चीज़ें होंगी कि आप खुद से क्रिएट करने लगेंगे डेफिनेशंस को, ठीक है बच्चों। तो आपने लिख दिया होगा। इसके बाद एक और है यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद के बारे में। अभिकारक कौन होते हैं, उत्पाद कौन होते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आगे संतुलित करना भी सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम संतुलित करना सीखेंगे, संतुलित और असंतुलित समीकरणों को भी समझेंगे कि वो क्या होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, ओके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।